नहीं किया जाता, क्योंकि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो इसको ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे किताबों के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, ये आपके पास से बातचीत में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे टाइम मशीन है, किताबों के अंदर बात करें, मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ कि हम टाइम मशीन बना सकते हैं, टाइम मशीन ऐसे काम करेगी, टाइम मशीन इस तरीके से काम करेगी, पर वो रियलिटी नहीं है। ये हम भी जानते हैं कि वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि सबसे पहली अड़चन इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस की है। क्योंकि नेचर बच्चे कभी भी एंट्रोपी को रिड्यूस नहीं करती है और एंट्रोपी को हमेशा बढ़ाती है। रिवर्सिबल का मतलब हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जो कि आपके पास एग्जैक्ट सेम मैनर के अंदर रिवर्स तरीके से चले, जैसे वो डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर चलता है। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर रिवर्सिबल हीट इंजन एक थ्योरी बेस्ड हमारे पास हीट इंजन है, और इसके अंदर हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास होता क्या है, इसके तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से तीन हमारे पास एक कंपोनेंट्स हो जाते हैं? एक, मेरे पास यहाँ पर आपके लिए सोर्स होता है। दूसरा, मेरे पास यहाँ पर एक सिंक होता है, एक सोर्स एक सिंक। और तीसरा, मेरे पास यहाँ पर एक गैस है जो कि एक पिस्टन के अंदर हमने यहाँ पर प्लेस की हुई है। तो एक मेरे पास यहाँ पर गैस है जिसको बच्चे हमने किस में प्लेस किया हुआ है, एक पिस्टन जो है बच्चे इसके अंदर हमने इसको प्लेस किया हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पर गैस है जिसको हमने यहाँ पर पिस्टन के अंदर क्या किया हुआ है, प्लेस आपके पास किया हुआ है। तो वी हैव अ गैस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द पिस्टन। सारी चीज थ्योरेटिकल है, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर थ्योरेटिकल है, और इन चीजों का हमारे डे टू डे लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ से कोई मतलब ही नहीं। हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स आपके पास आ गया, और सोर्स का टेम्परेचर मेरे पास कितने के बराबर है, T1 केल्विन के बराबर है। मेरे पास यहाँ पर एक सिंक है, और सिंक का टेम्परेचर मेरे पास T2 केल्विन के बराबर है। अगर हम बात करें कि ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर मेरे पास एक सिलेंडर रहता है, और इस सिलेंडर का जो बेस है वो मेरे पास कंडक्टिंग है। इस सिलेंडर का जो बेस है ये हमारे पास कंडक्टिंग है, और इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, एक पिस्टन लगाया हुआ है इस तरीके से। ये देखिए, हमारे पास इसके ऊपर एक पिस्टन को प्लेस किया हुआ है, और इसके अंदर n मोल्स की हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आइडियल गैस हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। इस पूरे सिस्टम के अंदर एक छोटी सी चीज और भी एग्जिस्ट करती है, और वो छोटी सी चीज है हमारे पास एक इंसुलेटेड पैड। हमारे पास यहाँ पर एक और चीज एग्जिस्ट करती है विच इज द इंसुलेटेड पैड। हमारे पास यहाँ पर एक इंसुलेटेड पैड भी आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये इंसुलेटेड पैड के ऊपर जैसे आप सिस्टम को रखते हो, ये सिस्टम चारों तरफ से हमारे पास इंसुलेट हो जाता है, और फिर जो भी ये प्रोसेस को इनिशिएट करेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक आइडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगा। तो हमको इसकी वर्किंग पूरी की पूरी यहाँ पर इसको थ्योरी को हमने सिर्फ अंडरस्टैंड करना, हमको सिर्फ इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करनी। तो मैं इसके यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, और बड़े बड़े आराम से इसको ये आपके पास हो भी जाएगी, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले स्टेप के अंदर आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसके अंदर होता क्या, टेम्परेचर ने कांस्टेंट रहना, लेकिन गैस ने एक्सपेंड करना। ये पॉसिबल कैसे है, यहाँ पर आप इस सिलेंडर को, जो हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर है, इसको हम पुट करते हैं बच्चे इन कांटेक्ट विद दिस सोर्स, इन कांटेक्ट विद दिस सोर्स। तो बताओ क्या हो जाएगा, इन कांटेक्ट विद दिस सोर्स। ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर होगा क्या, तो जैसे इन दोनों का कांटेक्ट होगा तो यहाँ पर इसके कंडक्टिंग बेस से हीट कहां पर जानी शुरू हो जाएगी, हीट जानी शुरू हो जाएगी सिलेंडर के अंदर।
और सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के चक्कर में एक्सपैंड होने लग जाएगी। वो बोलेगी जितनी मुझे हीट मिली मैं उस बराबर से एक्सपैंड कर जाती हूँ ताकि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। कितना कांस्टेंट रहे? T1 केल्विन। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ पर वर्क डन होता है, जो भी आपके पास यहाँ पर हीट होती है, वो आपके पास सप्लाई होती है। यहाँ पर मेरे पास हीट सप्लाई होती है, क्योंकि मैंने बोला कि हम इसके डेरिवेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। क्या आप इसकी डेरिवेशन करके बताओ? आपको सिर्फ यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस की ये देखना है कि भाई सिस्टम चल कैसे रहा है। तो ये मेरे पास यहाँ पर प्रेशर और ये मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम, और यहां से मेरी गैस जो है बच्चे वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर जाती है। ये देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ पर प्रेशर P1 V1 और टेम्परेचर T1। तो यहाँ पर भी P1 और V आपके पास P2 आई एम सॉरी V2, और टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चे? T1 ही रहेगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि यह कौन सा प्रोसेस है? तो आप बोलोगे सर हम ये मान के चल रहे कि यह हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये पहला प्रोसेस हो गया, ये हमारे पास पहला प्रोसेस हो गया। गैस P1 V1 और T1 से आपके पास P2 V2 और आपके पास T2 की तरफ को जा रही है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आ गया P1। बोलो बोलो बोलो। तो P2 V2 T1 होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसो सेम थर्मल टेम्परेचर। लेकिन आपने यानी सर कि T2 लिखा है कहाँ पर बेटा? सर, यहाँ हीट पर, अच्छा सप्लाई वो के लिए। गलती से फ्लो में लिख गया होगा, फ्लो में लिख गया सर होगा। एक चीज और पूछनी थी, वहां पर आपने लिखा है सिलेंडर डैश इन, वो सर वो क्या है? पी क्या बेटा? सर सेकंड लाइन क्या है सर? वो हमने लिखा ना पुट आइसोथर्मल पुट पुट एक्सपेंशन। पुट पुट ओ यार, वो पता क्या है एक्चुअल के अंदर जो ये है ना, क्या नाम है अपना, जो पेन मैंने मार्कर चूज किया वो थोड़ा सा इंक ज्यादा रिलीज कर रहा है। 2 मिनट रुक जा, मैं कर देता हूँ ठीक। वो एक फ्लो में लिखा जाता है कि P1 V1 है ना, फ्लो में लिखा जाता है ना कई बारी, तो ये पुट लिख देता हूँ। कई बारी फ्लो में लिखा जाता है कि P1 V1 T1 P2 P2 V2 T2 T1 ही है, काके T1 ही है, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या चीज आ जाती है? ये मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम मेरे पास V2, ठीक है जी। टेम्परेचर आपके पास सेम रहा। फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास हुआ ये क्या, अब आप इस इंसुलेटेड पैड को, फिर देखिएगा बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इस इंसुलेटेड पैड, आपके पास इंसुलेटेड पैड को किसके कांटेक्ट में लेके आते हैं? इस सिलेंडर के। जैसे आप इस इंसुलेटेड पैड को इस सिलेंडर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, नंबर 2, गैस तो एक्सपैंड करती रहेगी। नाउ अब ये इस सिलेंडर को पुट इन कांटेक्ट, सिलेंडर पुट इन कांटेक्ट, दिस सिलेंडर इज पुट इन कांटेक्ट, this cylinder is put in contact with the insulated pad, with the insulated pad। हम यहाँ पर इंसुलेटेड पैड के साथ सिलेंडर को कांटेक्ट में रखते हैं। तो बताओ ऐसा करने से क्या होगा? बोलो शाबाश, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से सिलेंडर क्या बन जाएगा? बताओ शाबाश। दिस सिलेंडर बिकम्स, जो सिलेंडर है वो क्या हो जाएगा? वो आपके पास इंसुलेट हो जाएगा। और गैस क्या करेगी? गैस कंटिन्यू टू एक्सपेंड। क्यों भाई? इनर्शिया की वजह से गैस कंटिन्यू टू एक्सपेंड, गैस आपकी एक्सपेंड करते रहेगी। तो अब ये कौन सी एक्सपेंशन हो जाएगी? मैंने जब इसको इंसुलेटेड पैड पे रख दिया और ये चारों तरफ से आपका इंसुलेटेड बन गया, एडियाबैटिक, आइडियाबैटिक, और एक्सपेंशन है, यस आइडियाबैटिक। और आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल करता है। तो ये देखिए बच्चा, अब मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास इस तरीके से ऐसे चला गया। याद रखना थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कितनी चीजें हमारे पास रियलिस्टिक होने के साथ साथ कितनी ही चीजें बच्चे जो थ्योरेटिकल भी। तो यहाँ पर हम P2 V2 से P3 V3 और आपके पास यहाँ पर किसके ऊपर आगे बच्चे? T2 पे आगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया। यहाँ पर हम इसके ऊपर धीरे धीरे, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? वी हैव T2 इज लेस देन हमारे पास यहाँ पर T1। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम मेरे पास V3, और यहाँ पर मेरे पास प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा?
ये हमारे पास यहाँ पर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास P3 के। तो यहाँ पर भी वर्क डन, यहाँ पर भी हमारे पास वर्क डन, और यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर होता है, ये भी कोई बच्चा बताए। तो यहाँ पर जो वर्क डन होते हैं ना, वो वर्क डन हमारे पास एरिया अंडर द कर्व होते हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस है। और ये हमारे पास वर्क डन इन द आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है बच्चे हमारे पास। ये दोनों एरिया हम पॉजिटिव लेंगे, और रीजन है क्योंकि गैस आपके पास एक्सपैंड हो रही है, ये भी आपको पता है। इसके बाद इस गैस के अंदर जैसे ही बच्चे आप सिंक के ऊपर रखोगे, इसका टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, अब अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि सिंक तो दुनिया की सबसे ठंडी चीज होती है, दुनिया की, वर्ल्ड की, यूनिवर्स की। तो अंदर की हीट सिंक में जाना शुरू हो जाती है, और कहीं अंदर का टेम्परेचर गिर ना जाए, तो हमारे पास ये पिस्टन नीचे गिर के गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास तीसरे केस के अंदर, पहला बच्चा हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा मेरे पास यहां पर क्या था, आइडियाबैटिक, आपके पास यहाँ पर एक्सपेंशन। और जैसे आप इसको सिंक के साथ कांटेक्ट में लेके आते हो, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होने लग जाती है बच्चे, वी हैव द आइसोथर्मल। आपके पास यहाँ पर आपके लिए क्या होने लग जाती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होने लग जाती है। वी हैव द आइसोथर्मल कंप्रेशन। मैं नाम भी दे दूंगा इसके अंदर से, जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहां से कहां पर हो रही है, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, यहां पर लिख भी देते हैं, ए से बी की तरफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। आपके पास बी से लेके सी की तरफ आपके लिए क्या हो रही है बच्चे, मेरे पास यहाँ पर आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन मेरे पास यहाँ पर सी से डी की तरफ को हो रही है। तो सिलेंडर पुट इन कांटेक्ट विद, अब सिलेंडर को हम किसके साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे, सिलेंडर पुट इन कांटेक्ट विद द, पुट इन कांटेक्ट विद द सिंक, पुट इन कांटेक्ट विद दिस सिंक। और अब पिस्टन नीचे गिरेगा, क्योंकि जैसे आपके गैस को पता लगेगा कि मुझे हीट सप्लाई करनी है, तो हीट अब कंडक्टिंग बेस से सिंक की तरफ को जा रही है, पर टेम्परेचर कांस्टेंट भी रखना है। तो फिर ये पिस्टन क्या बोलेगा, यार ऐसे तो मेरी गैस का टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, सिंक में से सारी हीट ले जाएगा। तो पिस्टन नीचे गिरता है, बोलता है कि चल भाई, जितनी तू मेरे से हीट लेगा, मैं गैस को कंप्रेस करके उतनी हीट एनर्जी को डेवलप कर दूंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोथर्मल बच्चा हमारे पास यहाँ पर कंप्रेशन, और ये हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन यहां से आपके पास कहां की तरफ को आ जाता है, एक मिनट मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये डेवलप होके आपके पास यहाँ कहीं पर आ जाता है, ये देखिए ऐसे, ये आपके पास थ्योरेटिकल है, ये सारी चीजें किताबी हैं, ये सारी चीजें किताबी हैं। ये वैसी ही चीजें जैसे कि कोई पर्सन आपको केमिस्ट्री के अंदर कहता है यार इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करता है, क्या इलेक्ट्रॉन रियलिटी में स्पिन करता है, तो आंसर है नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी भी रियलिटी के अंदर स्पिन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन हमारे अर्थ की तरह अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं होता है, ये सिर्फ कहने वाली बातें होती है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव द P4, और यहाँ पर V4, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आपके पास T2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास यहाँ पर P4, और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर V4, और ये हमारे पास T2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। अब बताओ इसके नीचे वाले एरिया को आप क्या मानोगे, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन, क्या लगता है आपको, बोलो शाबाश, नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन। और अब लास्ट रह गया, और हमारे पास अब लास्ट रह गया, जिसके अंदर से हम इसको फोर्थ वन मान लेते हैं, और फोर्थ वन हमारे पास क्या है बच्चे, जहां पर हम डी से ए दोबारा पहुंच जाएंगे, फोर्थ वन, और हम डी से ए दोबारा से पहुंच जाएंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, द आइडियाबैटिक कंप्रेशन। और आइडियाबैटिक कंप्रेशन में द हीट इज नॉट अलाउड, द आइडियाबैटिक कंप्रेशन, हीट इज नॉट अलाउड टू लीव और आपके पास एंटर द सिस्टम। लेकिन होगा क्या कि ऐसा करने से आपकी गैस जब कंप्रेस, अब बच्चा बोलता है सर गैस को कंप्रेस कौन कर रहा है, तो गैस इनर्शिया की वजह से कंप्रेस हो रही है। वो जो ऊपर आपका पिस्टन रखा हुआ उसका एक इनर्शिया सेट हो चुका है। तो जैसे ही आप इसको कंटेनर को किसके साथ कांटेक्ट में लेके आते हो, कंटेनर पुट
इन कॉन्टेक्ट विद, पुट इन कॉन्टेक्ट विद इंसुलेटेड पैड, तो क्या हो जाएगा, पुट इन कॉन्टेक्ट विद इंसुलेटेड पैड। अगर आप इसको इंसुलेटेड पैड के साथ कांटेक्ट में रखोगे, व्हाट विल हैपन, बताओ आपके पास क्या होगा। If the container is put in contact with the insulated pad, the gas, जो हमारे पास यहाँ पर गैस है बच्चे आपके पास, the gas आपके पास will continue to, it will continue to get compressed and the temperature rises। और यहाँ पर एंड जो है बच्चा हमारा टेम्परेचर होता है, ये आपके पास रेज हो जाता है, तो आपका टेम्परेचर यहाँ पर रेज हो जाता है। लेकिन इसका रियल लाइफ से हमारे पास कोई लेना देना नहीं। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर क्या रियलिटी के अंदर भी ऐसा होता है, नहीं, रियलिटी के अंदर बच्चे बहुत सारे आपके पास क्या है, बहुत सारे एडवर्स करने का मतलब बच्चे हमारे पास डिसिपेटिव फोर्सेस, जो कि इसमें तो हम कहीं पर कोई बात ही नहीं कर रहे हो, ना फ्रिक्शन की बात कर रहे हो, ना विस्कोसिटी की बात कर रहे हो, ना एयर की बात कर रहे हो, ना मास की बात कर रहे हो, किसी की बात नहीं कर रहे हो। आप तो सिंपल बोल रहे हो कि एक पिस्टन में आपने गैस रखी, हीट दे रहे हो, एक्सपैंड हो रही है, हीट नहीं दे रहे हो तो कंप्रेस हो रही है। अरे यार ये क्या बात होगी यार, ऐसा कहीं पे देखा है? फ्रिक्शन को काउंटर कौन कर रहा है? किसी ने कुछ नहीं बताया। तो क्या इसकी एफिशिएंसी गजब होगी? बहुत गजब होगी। लेकिन क्या 100% होगी? आंसर है नहीं। इस पर्टिकुलर आइडियल आपके पास कार्नोट इंजन सबसे बेस्ट इंजन माना जाता है। खैर हम यहाँ पर पहले देख लें। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्रेस होगा काके, तो बताओ ये वाला जो वर्क डन होगा ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो शाबाश, ये भी नेगेटिव होगा। तो अब आप देखें जो हरे रंग से मैंने यहाँ पर बताया वो सारा नेगेटिव वर्क डन है, और इसके बैकग्राउंड के अंदर जो येलो कलर है वो सारा का सारा पॉजिटिव वर्क डन है। तो इसका मतलब येलो, अब दिखाई दे रहा है कि येलो कलर एक जगह पे सरवाइव कर गया और बाकी जगहों पर ग्रीन कलर से क्या हो गया, कैंसल आउट कर गया। तो ये जो मेरे पास एरिया, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये एरिया मेरे पास क्या आ जाएगी, वर्क डन आपके पास आ जाएगी। दिस इज वर्क डन इन वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर हमारे पास यहाँ पर इतना वर्क डन होगा, जो कि हमको यहाँ से बताया जाएगा। तो कार्नोट इंजन इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। जो कार्नोट इंजन है बच्चे, दिस इज फ्री फ्रॉम डिसिपेशन, फ्री फ्रॉम डिसिपेशन, या हमारे पास डिसिपेशन से फ्री है, ये डिसिपेशन से, फ्रिक्शन से, यह हमारे पास क्या बच्चे, फ्री है। दिस इज फ्री फ्रॉम डिसिपेशन, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, ये किसी भी तरीके के डिफेक्ट से आपके पास फ्री है बच्चे। और इसकी एफिशिएंसी 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ये याद रखना। और याद रखना द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इज बेस्ट अमंग अदर, द बेस्ट अमंग अदर, ये बेस्ट है बच्चे अमंग द अदर्स। एक कार्नोट इंजन को अगर आप किसी टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में चलाएं और बाकी किसी भी हीट इंजन को चलाएं, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, कार्नोट की। इट इज बेस्ट अमंग द अदर्स, बट लेकिन द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट, जो कार्नोट है बच्चे उसकी एफिशिएंसी यह आपके पास 100% नहीं हो सकती। ये भी ध्यान रखना, ये आपके पास एक थ्योरम है, कार्नोट थ्योरम। ये बोलते हैं कि इस दुनिया के अंदर आप किसी भी इंजन को लेके आ जाओ और कार्नोट को अगर रखो, कार्नोट तो बच्चे किताबों में एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी अगर हम रख लेते हैं तो कार्नोट की एफिशिएंसी सबसे बेस्ट होगी। लेकिन क्या ये 100% होगी? आंसर है नहीं, ये 100% नहीं होगी। आई बात बच्चे को समझ में? आई बात को समझ में? शौर्य, नितिका, जगजोत, स्तुति, भ्यामी, परनीत, हाँ बोलो। सर डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? फ्री फ्रॉम डिसिपेशन। डिसिपेशन, देखो हमारे पास ये एक इंग्लिश का वर्ड है, डिसिपेट हो जाना, गायब हो जाना, हवा में घुल जाना। इट डिसिपेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए बच्चा हमारे पास, क्या अगर आप ये बोलते हो कि मेरे पास कोई एक मशीन है और वो मशीन चलते चलते आपके पास क्या बोलते हैं कि क्या वो सारी आपको एनर्जी देती है? बोलते नहीं, सम ऑफ इट्स एनर्जी डिसिपेटेड, गायब हो जाती है। टू एनकाउंटर द फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन को क्या किया जा सके,
एनकाउंटर किया जा सके। हमारे नेचर में मौजूद कई ऐसी फोर्सेस हैं जो मेरे आसपास हैं, जो कि आपकी एनर्जी को डिसिपेट करती है। जैसे एग्जांपल, जब हमारे किसी वायर के अंदर करंट चलता है, तो क्या करंट को बच्चे कोई भी यहाँ पर कोई रुकावट नहीं होती है? क्या वो धड़ल्ले से बच्चे आपके पास इंक्रीज हो जाता है कि उसको कोई रुकावट मिलती है? जी बोलो। सर अगर मिलती है। हाँ मिलती है, कौन उसको रोकने की कोशिश करता है उस करंट को? ऑफ द वायर। रजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होती है वो अब डिसिपेटिव फोर्सेस का काम कर रही है, वो डिसिपेशन का काम कर रही है। और ये डिसिपेशन फिर किस फॉर्म में नजर आती है? हीट की फॉर्म के अंदर, जो कि आपकी यूजफुल एनर्जी को वेस्टफुल नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चलते हैं बच्चे, तो हमारे चलने से पैरों से आवाज आती है, तो ये भी डिसिपेशन है। हमारी काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्शन आवाज में कन्वर्ट कर रहा है। तो डिसिपेशन का मतलब हो जाता है कन्वर्जन, बेसिकली कन्वर्जन। क्या हमारे पास जैसे ही पिस्टन आपके पास काम कर रहा था, मान लो पिस्टन चलते चलते आवाज करने लग जाए, तो आप बोलोगे यार डिसिपेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये फ्रिक्शन के एनकाउंटर की वजह से आ रही है, और ये पिस्टन की एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो चाहिए नहीं। क्या आपको साउंड एनर्जी चाहिए पिस्टन की? नहीं, आपको क्यों चाहिए भाई? आपको तो पिस्टन से गाड़ी चलानी, तो वो डिसिपेशन हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? यस सर। अब हमारे पास ये कारनॉट है, थ्योरेटिकल आपको स्कूल के अंदर नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी आपके पास पूछा नहीं जाएगा। जी बोलो, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है और तो वो पूछ सकता है। जी, है किसी बच्चे का डाउट? कोई भयामी कोई डाउट है? सर क्वेश्चन तो हीट इंजन से ही आएंगे ना? हाँ, मतलब कि क्वेश्चन अभी आप देख भी रहे होंगे बच्चे, जो हमारे पास यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्वेश्चन 2 से 3 लेवल के ऊपर आते हैं बच्चे हमारे पास, जिसके अंदर से बोला जाए कि मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि यार सारी देखो कवर अप करना बहुत खासकर फिजिक्स में बहुत मुश्किल है। और यहाँ से ये भी जजमेंट लगा देना कि हमको सारी चीजें बता दी गई हैं, तो कोशिश यही रहती है बच्चे, जैसे जैसे कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, तो जैसे मैंने 4 मिनट की एक वीडियो बनाई थी मोलर स्पेसिफिक हीट के, उसमें 6 केसेस मैंने डिस्कस कर दिए थे कि अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आता है तो आप उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे बताओगे। कोशिश यही रहती है काके कि हम सारे क्वेश्चंस कवर कर सकें। हीट इंजन भी इंपॉर्टेंट है, हाँ रेफ्रिजरेटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या वो सिलेबस में? हाँ यार सिलेबस में तो है। हीट पंप भी आपके सिलेबस के अंदर है, और इसमें ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के क्वेश्चंस। ठीक है, वो देख लेना। फ्लोट आपके पास है, सीपी है, सीवी है, कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर है क्या आपके पास? ये आपके एक मैच्योरिटी को डेवलप करवाने वाली बात है। जो +1 और +2 का सिलेबस होता है वो आपको मैच्योर करता है हमारे पास। इसके अंदर से आपने ये नहीं कि आपने कोई अचीवमेंट, मतलब क्या मैंने कुछ अचीव कर लिया। देखो अचीवमेंट तो रहती है आपके पास, लेकिन इसमें अचीवमेंट से ज्यादा जरूरी है मैच्योरिटी। जो चीज आज आप नहीं कर पा रहे हो, ये बिल्कुल बच्चा हमारे पास आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये बिल्कुल श्योरिटी है कि आप बच्चे उसको कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टेन लेवल अपना रेस करना पड़ेगा। अब आप देखते होंगे कि आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे जो क्वेश्चन देखते वो कर लेते हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं, उनका जो माइंड है वो डेवलप हो चुका है। वो 12, देखिए हमारे पास क्या होता है कि 12 साल की उम्र के बाद जो होता है आपके माइंड के अंदर एक ड्रास्टिक बच्चे चेंज आता है। कुछ बच्चों के अंदर ये 12 साल के अंदर आता है, कुछ बच्चों के अंदर ये 16 ईयर के अंदर आता है, और फिर कई बच्चों में 22 साल की उम्र में आता है, फिर ये 28, फिर बच्चे ये हमारे पास आ जाता है 36 साल में, फिर 40 साल में, फिर 46 में, ऐसे करके बच्चे हमारे पास उम्र के अलग अलग पड़ाव है जहां पर मेच्योरिटी डेवलप होती है। तो कुछ बच्चे जो आपके आसपास हैं जो क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वो बच्चे मैच्योर हो चुके हैं 12 साल की उम्र में, और वो क्वेश्चन को मतलब कि उनके दिमाग में ये बात जा चुकी है कि करना कैसे। और जब हम इस चीज को देखते हैं तो हम एक नेवर एंडिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के अंदर पड़ जाते हैं। कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, पर ये एक ऐसी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है जिसको आप कभी कवर ही नहीं कर पाओगे उस 12 साल के बच्चे के, जो बच्चा 12 साल में मैच्योर हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप में वो स्टेज अभी आनी बाकी है, और वो बच्चा वो स्टेज को कवर कर चुका है, और आप अपनी स्टेज की वेट किए बगैर उस बच्चे से compete करने बैठ जाओगे, जबकि वो आपकी स्टेज आनी है। आपको एक
जंप मिलनी है, आपका दिमाग का ने काम करना शुरू करना है, और हमारा ध्यान उस बच्चे की तरफ को चला जाता है कि वो बच्चा कैसे कर रहा है। और हमारे पास ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब धीरे धीरे पढ़ते 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 आपको अच्छा ये चीज ऐसे होनी है, ये एक जंप आती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि जैसी ये जंप आपके पास आएगी, वो एकदम से ऐसा भी नहीं कि आप सोए हुए थे अगले दिन वो जंप आ गई, वो प्रैक्टिस से आती है। वो 12 साल के बच्चे के अंदर वो जंप आ चुके हैं, अब वो बच्चा एक गलत जगह पे भी जा सकता है, वो बच्चे में ईगो भी डेवलप हो जाती है कई बार। ये भी ध्यान रखना कि वो बच्चा बोलता है यार मैं इन बच्चों से ज्यादा अक्लमंद हो, तो आप कैसे अच्छे रह सकते हो? आप इसलिए क्योंकि आप में वो ईगो नहीं होगी कि मेरे को सब कुछ आता है, तो ये पॉइंट भी तुम्हारे फेवर में जा सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर वो 12 साल की उम्र निकल गई, हमें जंप नहीं आई, बहुत अच्छी बात है, ईगो भी तो नहीं आई ना। तो ऐसे बच्चों में मैंने ऑब्जर्व किया कि थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है, उस बच्चों को लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब एक और तरीका भी है बच्चे, मान लिया जाए कि आपने यहाँ पर किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि सर मैंने जो है ना ये पेपर क्रैक करना, और सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता दो। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ नहीं करना। कोई बच्चा बोलता है सर मैंने 200-300 क्वेश्चन नहीं करने, सर मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को पास टाइम भी नहीं है। मैं उसको तरीका बताता हूँ कि जितने PYQs हैं उनके क्वेश्चंस को सोल्यूशन देखने स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन और सोल्यूशन, और सोल्यूशन के अंदर जो पॉइंट गिवन है, किसने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट को कॉपी दर कॉपी लिखना स्टार्ट कर दो, कॉपी दर कॉपी। तो देखेंगे बच्चा आपके अंदर तब भी एक पॉजिटिव चेंज आता है। काम करने का तरीका पता होना चाहिए, तो आप कर सकते हो बच्चे। अगर काम करने का तरीका सही है, मेरे को तो एक पर्पस है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, तरीका यही है, या तो मेहनत कर लो, और अगर मेहनत कम करने का दिल है, लेकिन मेहनत तो इसमें भी लगेगी भाई, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल उठे, आपको जैसे पूरा पहला चैप्टर उठाया तो सारे PYQs आपको एनालाइज करके, अगर आप मेडिकल के हो तो नीट का या एम्स का, अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो JEE मेंस का, आपको देखना पड़ेगा अच्छा ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या। आपको इस दिमाग में बात आएगी यार ये वाला पॉइंट है ना, ये 10 सालों के अंदर 10 बार रिपीट हुआ और इस बार भी टीचर पूछेगा, ऐसे पता लगता है। तो ये भी एक तरीका है बच्चे, आप काम करने वाले बनो बच्चे, बिल्कुल आपके पास सारी चीजें होंगी। चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर हीट इंजन, और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ बच्चे, याद रखना, हीट थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से करीबन बच्चे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखना है, यहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाए। सो हमारे पास आज हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। खुद में ये चैप्टर 2 पर्टिकुलर हिस्सों के अंदर आपके पास बटा हुआ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारे पास यहाँ पर पहला जो हिस्सा है, इट इज नोन एज टू बी द स्टडी ऑफ द परफेक्ट गैसेस, द स्टडी ऑफ द परफेक्ट, the study of the perfect or the ideal gases, the study of the perfect or the ideal gases, ये इस चैप्टर का हमारे पास सबसे पहला आपके पास हिस्सा है। So what are the ideal gases, और simply what are the gases? हमारे पास गैसेस जो हमारे पास रहती हैं, ये गैसेस बच्चे का ऐसी एंटिटी है बच्चे, एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है बच्चे जो कि एट अ गिवन प्रेशर एंड वॉल्यूम, एट अ गिवन प्रेशर, एट अ गिवन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये क्या करती है, एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट अ गिवन प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑक्यूपाइज ऑल द वॉल्यूम। ये हमारे पास ऑक्यूपाई कर जाती है किसको बच्चे, ऑल दी वॉल्यूम, ये हमारे पास सारे वॉल्यूम को क्या कर जाती है, ऑक्यूपाई कर जाती है, ये बात हमको पता लग जाती है। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, जो हमारे पास इसका कॉन्स्टिट्यूएंट आपके पास पार्टिकल है, जो गैसेस क्या हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, गैसेस के पार्टिकल्स के पास हमारे पास दे हैव मोर एनर्जी, इसके पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू द
एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स एंड दी आपके पास लिक्विड, एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स एंड दी लिक्विड, इनके पास ज्यादा आपके पास एनर्जी होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। एंड व्हाट इज यू, इट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस, आपको ये भी पता होगा। अब हमारे पास जो गैसेस आपके पास रहती है, सबसे पहले ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पर जो गैसेस होती हैं बच्चे, इसकी हम स्टडी कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं इसके अंदर से। सो वी हैव थ्री वेरिएबल्स, वी हैव थ्री वेरिएबल्स, कई लोग चार भी बोल देते हैं पर प्राइमरली तीन है। वी हैव द थ्री वेरिएबल्स टू स्टडी द गैस, टू स्टडी द गैस। बताओ ये तीन वेरिएबल्स कौन कौन से, बोलो बच्चे आपके पास कौन कौन से, टू स्टडी दी गैस, बोलो कौन कौन से हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स। एक मेरे पास आ गया प्रेशर, दूसरा बच्चा हमारे पास वॉल्यूम, और तीसरा बच्चे मेरे पास टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स भी कई बच्चे बोल देते हैं, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, पर प्राइमरली हमारे पास तीन है। अब यहाँ पर अब स्टडी कैसे करते हैं बच्चे, हम यहाँ पर कीपिंग the third variable, keeping the third variable constant, मेरे पास मैं एक तीसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखता हूं, keeping the third variable constant, keeping the third variable constant and changing the other two, and changing the other two, एंड चेंजिंग दी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, अदर टू, यहाँ पर चेंजिंग दी अदर टू, ऐसा तो होता है बच्चे हमारे पास। हम इसको स्टडी कैसे करते हैं बच्चे, जहां पर हम दो वेरिएबल्स को चेंज करते हैं और तीसरे को कांस्टेंट रखते हैं और बोलते हैं कि देखिए गैस कुछ इस तरीके से आपके पास बिहेव करती है। क्या इसकी कोई एग्जाम्पल है, क्या इसकी हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल हम इसके बेसिस पे कुछ गैस के, और ये बच्चा हम आइडियल गैस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। हम आइडियल गैस की इक्वेशन तक भी पहुंचेंगे, वो एक आखिरी हमारा पढ़ाव होगा, लेकिन इनिशियली अगर देखा जाए तो सबसे पहला लॉ हमारे पास यहाँ पर कौन सा आता है, सबसे पहला लॉ हमारे पास यहाँ पर कौन सा आता है, क्या बोलते हैं हम उसको बच्चे, बताओ शाबाश। जो पहला लॉ पढ़ा गया बच्चे, दैट वाज द बॉयल्स गैस लॉ। सो वी हैव द बॉयल्स लॉ, हमारे पास बॉयल्स लॉ है, और बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, बताओ शाबाश। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, द कीपिंग द प्रेशर, keep the temperature constant of the ideal gas, keep the temperature of ideal gas constant, ideal गैस आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट, अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये बात आपको पता है बच्चे, ये बात आपको केमिस्ट्री में भी पता होगी। या फिर मेरे पास PV इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाता है, बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ हमारे को ये भी बात समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। आपको ये बात पता लग रही होगी। यहाँ पर हमारे पास इसके ग्राफ अब आपके पास कैसे बन जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास बॉयल्स लॉ के ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर P और V का ग्राफ, ये का हाइपरबॉलिक ग्राफ बनेगा, यह हमारे पास एक हाइपरबॉलिक ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ के ऊपर टेम्परेचर हर जगह पे कांस्टेंट है। और सर अगर मैं गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, अगर आप गैस के टेम्परेचर को बढ़ाओगे और कांस्टेंट रखोगे, बढ़ाकर कांस्टेंट रख दोगे, तो P और V दोबारा से एसिलेट होगे। सर मैं अगर और टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर आपने किसको रखा हुआ है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपने किसको रखा हुआ है, सेम गैस को रखा हुआ है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब मैंने पहले गैस को मान लिया जाए आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा, ये कांस्टेंट है, और मैंने P और V को चेंज किया तो ये ग्राफ बनेगा। फिर मैंने टेम्परेचर को कर दिया बच्चे 36 डिग्री सेल्सियस, मैंने कांस्टेंट रखा, फिर P और V को चेंज किया तो ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर मैंने टेम्परेचर को कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को बढ़ाकर कांस्टेंट कर दिया गैस के अंदर, और अगर गैस को कांस्टेंट रख के
अब मैं पिस्टन को ऊपर या नीचे मूव करवाता हूं तो ये पीवी का कर्व आपके पास बन जाएगा। दिस इज द बॉयल्स लॉ। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ बन जाता है। यानी कि इसके अंदर अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और लेकिन टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर आपने सेट किया था वो वैसे का वैसा रहे। एक और चीज यहां पर, अब मेरे पास जो ग्राफ है आपके पास, हाँ ये चीज है कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर यही ग्राफ P वर्सेस 1/V का बने तो बताओ कैसा बनेगा। अब ये ग्राफ हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेट। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो P इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट तो यहाँ पे टेम्परेचर ही है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर आपके पास अगर ये देखा जाए तो ये टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, शाबाश बताओ, इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर ये टेम्परेचर मेरे पास अगर T3 है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर T2 है, और ये मेरे पास T1 है। यहाँ पर कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो यहाँ पर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन आपके पास T1। जितने पॉसिबल ग्राफ है बच्चे वो हमको यहाँ पर आने चाहिए, यही मेरी सक्सेस का पैरामीटर है। और तीसरा ग्राफ बनेगा बच्चे बिटवीन PV एंड आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। बताओ अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि P इंटू V ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पर Y एक्सिस पे P इंटू V है और X एक्सिस पे P और V के बराबर है। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर से? जी बोलो जगजोत, तुति, ब्यामी, बेटा कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो इसके अंदर से। तो लास्ट वाला ग्राफ समझा दो एक बार। लास्ट वाला यहाँ पर बता, PV इज इक्वल टू क्या है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ लड़के, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है टीचर तुम्हारे दिमाग को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, श्योर। और ये क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके पास अब Y एक्सिस पे PV ले रहा है। PV तो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट आएगी, यानी कि उसकी वैल्यू फिक्स है। और X एक्सिस पे वो प्रेशर ले ले या वॉल्यूम ले ले, आपके पास PV की वैल्यू तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, वो चेंज थोड़ी ना हो रही है। आप P को जितना मर्जी चेंज कर लो, V को जितना मर्जी चेंज कर लो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब है इस ग्राफ के ऊपर ये लाइन क्या बता रही है कि P इंटू V इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप प्रेशर और वॉल्यूम की जो मर्जी वैल्यू ले। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब हमारे पास इसके बाद आपके लिए कौन सा लॉ आ जाता है बच्चे, विच इज नोन एज टू बी द चार्ल्स लॉ। अब बताओ चार्ल्स लॉ ने क्या बताने की कोशिश की थी। चार्ल्स लॉ ने, देखिए चार्ल्स लॉ के हमारे पास दो अलग अलग वर्जन हमारे पास आते हैं, मैं दोनों वर्जन की बात करूंगा। और वो ये बोलता है बच्चे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर। अगर मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, एट सम कांस्टेंट प्रेशर, मेरे पास अगर कांस्टेंट प्रेशर है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम V ऑफ द गैस, द वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर V ऑफ द गैस, जो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम है किसका बच्चे, आपके पास गैस का, द वॉल्यूम V ऑफ द गैस, the volume V of the gas is directly proportional to the temperature. The volume V of the gas is directly proportional to the temperature of the gas. This is directly proportional to the temperature T of the gas. Directly proportional है। और हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब V इज अ प्रोपोर्शनल टू आपके पास टेम्परेचर T। अब इस टेम्परेचर को केल्विन में लेना, ये मेरी बात को ध्यान से समझना। और या फिर हमारे पास इसका मतलब क्या आ गया, V इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर T। या फिर इसका एक और मतलब क्या आ जाएगा, V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मतलब आ जाएगा।
या फिर इसका एक और मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। लेकिन एक चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक चीज जो होती है जो बताई नहीं जाती, आपको यहाँ पर बताई नहीं जाती है। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना बच्चे कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना कि इसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चा आपके पास इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, इसका एक और मतलब भी आ जाता है, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस में, द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस ऑफ T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि ये तुम्हें पता है बच्चे केमिस्ट्री के अंदर, बोल शाबाश, ये तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर पता है कि मैं एक्सप्लेन करूं? पहले तो ये बात बताओ मुझे। पता है, ये पता होना चाहिए, ये केमिस्ट्री के अंदर का पता है। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो एक अलग बात है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये केमिस्ट्री में आप कर चुके हो और केमिस्ट्री के अंदर ही आपको पहले तो करना चाहिए, तो फिर वो एक अलग बात है कि सर नहीं समझ में आया, वहां पर ये था वो था ऐसा, तो आप मुझसे भी कह सकते, फिर हम बात कर सकते। ये किया हुआ है सबने? यस सर। अब हमारे पास आ जाती है बात चार्ल्स लॉ के ग्राफ की। अब जो हमारे पास चार्ल्स लॉ का ग्राफ है वो क्या बोलते हैं? तो हमारे पास चार्ल्स लॉ का ग्राफ तो बड़ा सिंपल सा है भाई। और क्या सिंपल सा हमारे पास बोला जाए तो मेरे पास ये बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आपके पास T। ठीक है, ध्यान से समझना। और हमारे पास यानी कि ये लाइन आपके पास ऐसे बन जाती है। ये जो लाइन है ये बता रही है कि प्रेशर कांस्टेंट है। और इनफैक्ट ये हम पहले भी कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, V और T का ग्राफ जो ओरिजिन से पास होता है वो एक प्रेशर को बताता है। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर ऑफ द गैस होगा वो किसके बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से रखना, क्योंकि अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो चीज आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, जिसमें से कुछ चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और कोई नई चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहली चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो क्या डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान से समझना कि मेरे पास यहाँ पर V और T का आपके पास एक ग्राफ है। ये मेरे पास V और ये मेरे पास यहाँ पे T का ग्राफ है, और ये एक ही गैस को मैं अलग अलग प्रेशर के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये पहले प्रेशर है और ये हमारे पास यहाँ पर दूसरा प्रेशर है, और ये सेम आपके पास वही गैस है, लेकिन इन तीनों गैसेस का तीनों टाइम के ऊपर प्रेशर सेम नहीं था। ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, और ये मेरे पास P3 है। और मुझे ये बताना है कि यहाँ पर इन तीनों केसेस में से प्रेशर कहाँ सबसे बड़ा और कहाँ सबसे छोटा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर V है, यहाँ पर T है। ये बात हमको पता है, यस और नो? ये बात हमें पता है, यस और नो? ये बात Yes, हमें sir. पता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ये एंगल टेम्परेचर के साथ वाला एंगल जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना छोटा होगा, और ये एंगल टेम्परेचर वाली लाइन के साथ जितना छोटा होगा प्रेशर उतना बड़ा होगा। लेकिन जो बात यहाँ पर छुपी हुई रह जाती है वो ये कि यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स या फिर बच्चा हमारे पास द मास गिवन ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। इन तीनों केसेस के अंदर द मास गिवन ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। ये हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास गिवन या फिर मोलर मास, ये तीनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट है इस VT के ग्राफ में। और अब आती है बच्चा हमारे पास यहाँ पर गूगली, जो यहाँ पर अब कोई बच्चा इसको प्रिपेयर करके जाता है, बहुत कम बच्चे इसको प्रिपेयर करके जाते हैं। और रिमेंबर, अब मैं आपको उन 12 साल की उम्र वाले बच्चे के साथ ब्रैकेट में डाल रहा हूँ जो मैच्योर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े बच्चे हमारे पास कोचिंग वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो बच्चों को 7वीं 8वीं से एनरोल कर लेते हैं। वो उन बच्चों को ढूंढते हैं, वो एक ऐसा टेस्ट डिजाइन करते हैं कि वो 12 साल का बच्चा वो आइडेंटिफाई कर सके जो मैच्योर हो चुका है।
आप में से भी हो सकते हैं कि बच्चे मैच्योर हो गए हो, लेकिन वो पता कैसे लगता है, वो हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग से पता लग जाता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मेरी बात को ध्यान से समझना। और हमारे पास यहाँ पर क्या सर कोई कमी रहती है जो बच्चा 12 साल के, नहीं बेटा, कमी कोई नहीं रहती है। हाँ ये है कि वो बच्चा अगर अपनी ईगो को थोड़ा डाउन रखे, वो तब तुम्हारे लिए खतरा है, अदरवाइज वो खुद अपने लिए खतरा है। ठीक है, तो इस बात को मतलब कि मेरा काम, मेरा पर्पस है आपको सही बताना। कि कई बच्चे बोलते हो ला सर जी मेरी तो 12 साल की उम्र लंघ गई और मैं मैच्योर नहीं हुआ, अब मैं नहीं हूंगा। नहीं बेटा, आपको अभी भी बहुत मौके देगी लाइफ। 6-6 साल के इंटरवल के, 4-4 साल के इंटरवल के अंदर आपको लाइफ मौके देती है, उसको देखना पड़ता है, मेहनत करती रहनी पड़ती है, तभी उसका फायदा होगा। ये नहीं कि अच्छा मेरी उम्र 16 साल होगी, हो गया सर मैं मैच्योर, नहीं ऐसा भी नहीं है। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको वो चीज उठानी है, वो अंडरस्टैंडिंग बच्चा आपने डेवलप करनी है। अब ध्यान से समझो, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया V और ये बच्चा मेरे पास आ गया T। अब देखो मैं ग्राफ क्या बना रहा हूं, मैं ग्राफ यहाँ पर बनवा रहा हूं बच्चे, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, बट आपके पास डिफरेंट मास, बट द डिफरेंट मासेस, बट द डिफरेंट मासेस ऑफ सेम गैस। अगर सेम गैस है तो इसका मतलब मोलर मास क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब दोबारा से टीचर आपको क्या देगा, ऐसा ग्राफ दे देगा। और यहां पर अब जो बच्चा, मैं बोल रहा हूं मैच्योरिटी के साथ काम करना, जो बच्चा ये बात सीख गया उस बच्चे को ये बात बड़े ढंग से पता लग जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब इन तीनों केसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, बट मासेस ऑफ गैसेस अब क्या है बच्चे, डिफरेंट है। यानी कि ये मेरे पास मास ऑफ गैस M1 है, ये M2 है और ये बच्चे M3। अब बच्चा बोलता है कि सर यहाँ पर ग्राफ तो बनाना है, यहाँ पर अब टीचर बोलेगा कि बताओ कौन सी मास का, जो कौन सी गैस का यहाँ पर मास सबसे बड़ा है। तो M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3। अब बच्चा बोलता है सर ऐसे कैसे। अब याद करो मेरे पास PV इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, N इंटू आर इंटू टी। तो PV इज इक्वल टू मेरे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास R इंटू टी। समझ में आ रहा है ना। और V इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M इंटू P इंटू R इंटू टी। मैं ग्राफ किस किस के बीच में बना रहा हूं, V और T के बीच में, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जो इसकी स्लोप है, अब बताओ इसकी स्लोप किसके बराबर है इस ग्राफ की, तो ये M इंटू आर अपॉन कैपिटल M इंटू पी है। अब इसको भी मैंने कांस्टेंट मान लिया, इसको भी कांस्टेंट मान लिया, तो बताओ स्लोप अब और R खुद में क्या है बच्चे, ये भी कांस्टेंट है, तो स्लोप किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चे, बोलो शाबाश बिहामी, बोल बच्चे, स्लोप किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर। और मास के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितनी बड़ी, और स्लोप क्या होती है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो जितनी बड़ी स्लोप होगी इसका मतलब मास भी आपके पास उतना बड़ा होगा। तो इस वजह से M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3। और हाँ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, टीचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 के ज्यादा है, फिर N2 के, और लास्ट में बच्चे N3 के सबसे कम है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक बात बताओ, यही सेम क्वेश्चन अगर मोलर मास का आ जाता तो क्या जवाब देते, फिर बताओ। अगर मेरे पास अब यहां पर, अब देखते चलना बच्चे, देखो क्या क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर। अब मेरे पास यहां पर दोबारा से ये V और T का ग्राफ है, दोबारा से ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये ग्राफ हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये ग्राफ हमारे पास यहाँ पर काफी स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यहां पर मास गिवन एंड हमारे पास अब प्रेशर, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। मास गिवन भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। और ये मोलर मास आ गया M1 M2 और M3, ये मोलर मास है। तो अब मुझे कंपेयर करना मोलर मास। अगर कोई बच्चा बता गया तो बहुत मजा आने वाला है। कंपेयर मोलर मास, जी बोलो बच्चे, किसका मोलर मास यहाँ पर ज्यादा है और किसका सबसे कम, M3 का सबसे, एग्जैक्टली नीति का, यही तो चीज है। और अब आप सोचो कि आपने आज आपकी जो केमिस्ट्री की आपके पास यहाँ पर चीजें थी वो कॉम्प्लीमेंट हुई,
यानी कि ये सारी चीजें अब आपकी केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगी। वो चीजें जो अब केमिस्ट्री के अंदर, अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, हम बिल्कुल इन डेप्थ जाकर पढ़ के ये चीजें निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर M3 सबसे बड़ा होगा। क्यों? यहाँ पर देखो, क्योंकि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर स्लोप जैसे प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वैसे ये बच्चा हमारे पास मोलर मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो M3 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M1। वेरी गुड नितिका, बहुत अच्छा नितिका। नितिका यही चीजें जो आपको बाकी बच्चों से अलग करेंगे। बाकी बच्चों को अगर बोला जाए कि वीटी का ग्राफ क्या आता है, तो बच्चों को वीटी का ग्राफ आपके पास सिर्फ ये आता है। आपने ये भी देखा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास या मास गिवन या मोलर मास, बच्चे तीनों को कांस्टेंट रखा, सिर्फ प्रेशर को चेंज किया। दूसरे के अंदर आपने यहाँ पर प्रेशर और बच्चे मोलर मास को सेम रखा, और आपने यहाँ पर गिवन मास जो है उसको चेंज किया, तो देखा क्या फर्क पड़ता है वीटी का ग्राफ। और तीसरा, अब हमने वीटी का ग्राफ बनाया एक ऐसी गैसेस के लिए जो तीनों गैसेस का मोलर मास अलग अलग है, बट तीनों गैसेस का गिवन मास सेम है, और बच्चे प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो वीटी का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? जैसे अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास अब एक क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर पाते हैं, और मैं तो होप करता हूं कि सभी बच्चे कर पाएंगे। यहाँ पर मेरे पास एक वीटी का ग्राफ है, ध्यान से समझना ये और क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चे, क्वेश्चन को पढ़े बगैर आगे मत जाना कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ये मेरे पास एक वीटी का ग्राफ है। ये मेरे पास यहाँ पर बच्चा आपके पास क्या आ गया, एक वीटी का आपके पास यहाँ पर ग्राफ आपके पास बन गया। और इस वीटी के ग्राफ के अंदर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, ये एक गैस है आपके पास जिसका एंगल 30 डिग्री है, और ये दूसरी गैस है बच्चे जिसका एंगल 45 डिग्री। अब टीचर क्या बोलता है, ध्यान से समझना। टीचर हमको यहाँ पर बोलता है कंपेयर masses of the given gas, compare masses of given gas of the given gas। आपको इस गिवन गैस का मासेस को कंपेयर करना है M1 और M2 को एट कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर। देखते हैं कौन बच्चा निकाल पाएगा। एट द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मुझे इसके मासेस को क्या करना बच्चा, आपस में कंपेयर करना बच्चे। 2 मिनट वेट करिएगा बच्चे, बोलो बच्चे, बोलो शाबाश, 2 मिनट वेट करिएगा। हो गया बच्चे, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? यस और नो? हुआ? किसी जगजोत आ गया आंसर? हाँ बोलो। √3। अच्छा √3। जरा देखते हैं बच्चे हमारे पास, क्योंकि ये गिवन मासेस हैं, और गिवन मासेस का मतलब गिवन गैस का मतलब मोलर मास कांस्टेंट है। यहाँ पर मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास गिवन। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर मैं M1 को निकालना चाहता हूं तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज प्रोपोर्शनल टू मेरे पास M1, और टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज प्रोपोर्शनल टू मेरे पास M2। तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो M1 बाई M2, जल्दी बोलो कितने के बराबर है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर ये 1/√3 टेंजेंट ऑफ 45 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:√3, नहीं तो √3 रेशो। क्या मुश्किल है सर, ये तो बड़ा आसान है। हाँ बहुत आसान है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ग्राफ हमारे पास यहाँ पर दिए जाएंगे, आपको आंसर भी आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, अब ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि ये मेरे पास अगर V और T का आपके पास ग्राफ है, और ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से जा रहा है।
अब आपको पता है बच्चे ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, लेकिन ये ग्राफ में टीचर ने क्या बोल दिया कि कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ है, वरना बच्चे आंसर आपको भी पता था कि इसमें प्रेशर इंक्रीज करता है। ऐसी वाली लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होती उसमें प्रेशर क्या करता है, या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। वो एरो डिसाइड करते हैं कि आप कहां से कहां पे जा रहे हो। लेकिन टीचर बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो मुझे कंपेयर करना है गैसेस के मासेस को ए से, जब मैं बी की तरफ को जा रहा हूं। अगर मैं ए से बी की तरफ को जा रहा हूं तो मुझे कंपेयर करना है मासेस ऑफ द गैस एट ए एंड बी। तो कंपेयर मासेस ऑफ द गैस एट ए एंड बी। कंपेयर आपको करना मासेस को, आपके पास ऑफ गैस, कंपेयर मासेस ऑफ द गैस एट आपके पास ए एंड बी। जल्दी बोलो बच्चे कैसे करोगे। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो क्योंकि मास को कंपेयर करना है तो वो तो स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ जब आप ए से बी जा रहे हो तो लाइन की स्लोप बढ़ रही है कि कम हो रही है? बताओ शाबाश। लाइन की स्लोप कम हो रही है कि बढ़ रही है बच्चे हमारे पास? तो बोलो। तो आपकी स्लोप क्या हो रही है? कम हो रही है। तो बताओ क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो हमारे पास मास ऑफ बी इज लेस देन मास ऑफ ए। तो होप सो आप ये बात प्रॉपर पूरे तरीके से अपने आप को चैनलाइज करके चलो। अगर यही क्वेश्चन काके हमारे पास आता कि जिसमें मास कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है ना, तो फिर बच्चे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है ए टू बी, है ना। और अगर यही क्वेश्चन आता प्रेशर भी कांस्टेंट है, गिवन मास भी सेम है, मोलर मास चेंज हो रहा है, फिर मोलर मास को भी हम कर लेते। तो पॉइंट बच्चे हमको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। अब चलते हैं, बोलो बोलो। ये जो मास आपने बोला, कैलकुलेट द मासेस ऑफ द कंपेयर मासेस, सर मासेस गिवन मास होगा या मोलर मास होगा? गिवन मास होगा बच्चे, मासेस ऑफ द गैस गिवन मास। जब भी वो मोलर मास की बात करेगा तो वो या तो नेचर ऑफ गैस की बात करेगा या फिर वो बताएगा बच्चे हमारे पास कि ये उसके मोलर मासेस। ठीक है, ओके चलिए बच्चे। सो फिर अभी के लिए इतना करते हैं, इसको रिवाइज कर लेना, और अगर कोई भी टेंशन आए किसी भी किस्म की तो मुझे बताने की कोशिश जरूर करना। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।